वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक टू डियर लर्नर्स। आप सभी का मैं सोनम कुमारी द लर्निंग प्लेस में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग सौर मंडल यानी सूर्य और सूर्य के चारों तरफ जो 8 ग्रह है उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? सौर मंडल जो कि सूर्य है और सौर मंडल के चारों तरफ जो हमारे 8 प्लानेट है यानी 8 जो ग्रह है उसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल को आज बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, पृथ्वी के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, सूर्य का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि सूर्य का जो कोर, कोरोना, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ये सब जो लेयर होता है सूर्य का उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सौर मंडल। ठीक है, यानी सूर्य और सूर्य के चारों तरफ जो 8 ग्रह है। देखो सूर्य के चारों तरफ क्या है? हमारी 8 ग्रह है। यहाँ पे क्या है? हमारी बुध, यहाँ पे बुध हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? शुक्र, यहाँ पे पृथ्वी, यहाँ पे आपकी मंगल, और यहाँ पे जुपिटर, और यहाँ पे अरुण, और यहाँ पे वरुण। ठीक है, तो ऐसे करके हमारी क्या है? 8 ग्रह। तो हमारा सबसे पहले क्या है? सन। तो इसके बारे में हम लोग सूर्य के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कि सूर्य का निर्माण कब हुआ, और सूर्य के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ सन यानी। ठीक है, तो देखो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमने बताया कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? सौर मंडल होगा। ठीक है, सौर मंडल में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? हमारे सूर्य है। तो हम लोग अब सूर्य को यानी सन के बारे में पढ़ना क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो जो हमारा सन है, यहाँ पे क्या है? आपके सूर्य है। देखो यहाँ पे क्या है? सूर्य है, सूर्य, और इसके चारों तरफ कौन सी 8 ग्रह है जो कि चक्कर लगा रही है, उसको हम बाद में बनाएंगे। तो देखो सूर्य का बोले तो हम निर्माण कब हुआ था, तो सूर्य का, अब सूर्य के बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो सन था, बोले तो सन का निर्माण यानी सूर्य का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पश्चात हुआ था। ठीक है, सूर्य का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पश्चात हुआ था। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य का निर्माण 4.6 अरब वर्ष पश्चात हुआ था। ठीक है, तो सूर्य का निर्माण तो हम लोगों ने देख लिया कि सूर्य का जो निर्माण है वो 4.6 अरब वर्ष पश्चात हुआ था। तो अब थोड़ा सूर्य के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते। तो देखो जो हमारा सन है, सन का जो हमारा सूर्य, सूर्य के सतह का टेम्परेचर अगर हम बताएं कि सूर्य के सतह का टेम्परेचर कितना होता है, तो सूर्य के सतह का टेम्परेचर यानी हम अभी इसके सरफेस का बोल रहे हैं कि सूर्य के सतह का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमने क्या बताया कि सूर्य के सतह का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसके अंदर क्या है? कोर है। तो सूर्य के कोर का यानी जो सन का कोर वाला पार्ट है, ठीक है, जो सूर्य का कोर है, सूर्य के कोर का टेम्परेचर कितना होता है हमारा? 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि सूर्य के सतह का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सूर्य के अगर अंदर, आप सबसे अंदर इसके कोर वाले भाग में जाओगे तो सूर्य के कोर वाले भाग का टेम्परेचर कितना होता है? 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मैंने बताया सूर्य के बारे में कि सूर्य का निर्माण कब हुआ? 4.6 अरब वर्ष पश्चात हुआ, और सूर्य के सतह का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और सूर्य के अगर अंदर इसके कोर वाले भाग में जाओगे तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर कितना होता है? 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतना सबको समझ में आ रहा है कि ये सूर्य के बारे में कुछ हम लोगों ने जाना। अब हम लोग देख लेते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कितना है। ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में हम बोले तो दूरी कितना है? ठीक है, देखो ये क्या हो गया? हमारे सन हो गए। हमने क्या बताया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी कितना है? तो यहाँ से सूर्य हो गए, और यहाँ पे क्या हो गई? हमारी अर्थ हो गई। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? 150, देखो 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख होता है। ठीक है, मैंने बताया कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है? 150 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा कि हमारा
सूर्य का निर्माण कब हुआ? 4.6 अरब वर्ष पश्चात हुआ। और सूर्य के सतह का टेम्परेचर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। और सूर्य के जो अंदर का भाग है यानी इसके कोर वाले भाग का कितना टेम्परेचर होता है? 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम लोग सूर्य की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कि स्ट्रक्चर ऑफ सन। सूर्य जो है हमारी पृथ्वी के लिए क्या है? प्राइमरी एनर्जी का सोर्स है। तो इसके बारे में अब हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सन। ठीक है, सूर्य की संरचना, सूर्य की संरचना। ठीक है, सूर्य की संरचना, सूर्य की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ सन, स्ट्रक्चर ऑफ सन। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर ऑफ सन। ठीक है, तो अब हम लोग सूर्य के मतलब पूरे इसके संरचना को पढ़ने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो तो जो हमारा सूर्य है यहाँ पे अगर हम ऐसे बनाने की कोशिश करें कि जो सूर्य के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। देखो जो सूर्य का क्या है, हमारा सबसे अंदर का भाग है, उसको क्या कहते हैं? कोर। ठीक है, और इसके बाद वाले भाग को क्या कहते हैं? रेडिएटिव जोन। ठीक है, इस सबको हम रेडिएटिव जोन क्यों कहते हैं हम ये भी बताएंगे। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? रेडिएटिव जोन। एक मिनट, मैंने बताया कि सूर्य के अंदर वाले भाग को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। और इसके बाहर वाले भाग को क्या कहते हैं? इसके जो मतलब बाद वाला भाग होता है इसको बोलते हैं रेडिएटिव जोन। ठीक है, रेडिएटिव जोन। और फिर इसके रेडिएटिव जोन वाले भाग को क्या कहते हैं? कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, कन्वेक्टिव जोन। तो पहले और फिर क्या है? फिर हमारा आ जाएगा आपका कोरोना आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा? हमारा क्रोमोस्फेयर आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? ये सब सूर्य का बाहरी लेयर है। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर। और फिर क्या आएगा? हमारा जो सूर्य का सबसे बाह्य भाग वो क्या आता है? फोटोस्फेयर होता है। वही क्या होता है? हमें दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य का सबसे बाहरी लेयर क्या है? फोटोस्फेयर, फोटो स्फेयर। ठीक है, तो हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ सन को देखना स्टार्ट किया जिसमें सूर्य का जो सबसे अंदर का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोर बोलते हैं। ठीक है, सूर्य के सबसे अंदर वाले भाग को क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। और फिर कोर के बाद वाला जो भाग आता है उसको क्या बोलते हैं? रेडिएटिव जोन बोलते हैं। और फिर रेडिएटिव जोन के बाद क्या आता है? कन्वेक्टिव जोन आता है, संवहन क्षेत्र बोलते हैं, और इसको विकिरण क्षेत्र बोलते हैं। ठीक, फिर इसके बाद कोरोना आता है, फिर इसके बाद क्रोमोस्फेयर आता है, और फिर इसके बाद क्या आता है? हमारा फोटोस्फेयर आता है। तो देखो अब ये जो हमारा सूर्य का कोर है, सूर्य के कोर वाले भाग को ना, सूर्य के जो हमारा ये कोर वाला भाग है, इसको कोर को ना सूर्य का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया कि जो हमारा सूर्य का सबसे अंदर वाला भाग है जो कि कोर है, इसको क्या बोलते हैं? सूर्य का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, कोर को क्या बोलते हैं? पावर हाउस। इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस, पावर हाउस। क्यों इसको पावर हाउस बोलते हैं? क्योंकि यही पे हमारे कोर में ही क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन में क्या होता है? एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर क्या करता है? हीलियम का फॉर्मेशन करता है, प्लस एनर्जी को क्या करता है? रिलीज करता है। एनर्जी जिस कारण सूर्य से क्या हमें प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस कारण इस कोर को ना क्या कहते हैं? हमारे सूर्य का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्यों पावर हाउस बोलते हैं? क्योंकि मैंने बताया कि यहीं पे क्या होता है? हमारा नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। कोर वाले पार्ट में नाभिकीय संलयन होता है जिसमें एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलके हीलियम का फॉर्मेशन करता है और एनर्जी को रिलीज करता है। और यह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया लगातार होते रहती है और सूर्य से एनर्जी क्या होता है? निकलते रहता है। ठीक है, तो इसलिए इस कोर वाले भाग को क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। किसका? सूर्य का। ठीक है, अब जो हमारी कोर से निकली ऊर्जा, अब कोर से क्या निकल रही है? हमारी ऊर्जा निकल रही है।
तो कोर से निकली हुई ऊर्जा, देखो कोर से निकली हुई ऊर्जा ये चारों तरफ फैलती है, और फैलती है ना तो क्या करती है, एक विकिरण क्षेत्र का निर्माण करती है, जिस कारण इसको क्या कहते हैं, रेडिएटिव जोन कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि कोर से निकली हुई ऊर्जा, कोर से निकली हुई ऊर्जा चारों तरफ फैलती है, और फैल कर क्या करती है, विकिरण क्षेत्र का निर्माण करती है। ठीक है, मैंने क्या बताया, कोर जिसको क्या बोलते हैं, हमारे सन का पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है, और एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलकर हीलियम बना रहा है और एनर्जी को रिलीज कर रहा है, और ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया लगातार हो रही है, लगातार हो रही है, और एनर्जी रिलीज हो रहा है। तो अब जब कोर में एनर्जी तो बन गया, तो अब क्या होगा कि एनर्जी चारों तरफ क्या होगा, निकलेगा, तो कोर से निकला हुआ ऊर्जा चारों तरफ फैलता है और एक विकिरण क्षेत्र का निर्माण करता है, जिस कारण इसको क्या बोलते हैं, रेडिएटिव जोन कहते हैं। ठीक है, अब इसको कन्वेक्टिव जोन क्यों बोलते हैं, यानी संवहन क्षेत्र क्यों बोलते हैं। देखो, अगर हम आपको दूसरे स्लाइड पे समझाएं कि इसको हम कन्वेक्टिव जोन क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो गया, एक बार फिर से बना रहे हैं दूसरे टाइप से। यहाँ पे क्या है, हमारा कोर है, यहाँ पे क्या है, कोर है, और फिर ऊपर क्या है, हमारा रेडिएटिव जोन है। ठीक है, ऊपर क्या है, रेडिएटिव जोन है, रेडिएटिव जोन है, रेडिएटिव जोन है, और फिर क्या है, कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, कन्वेक्टिव, कन्वेक्टिव जोन, फिर क्या हमारा कन्वेक्टिव, कन्वेक्टिव, इसको कन्वेक्टिव जोन क्यों कहते हैं, यानी संवहन क्षेत्र क्यों बोलते हैं। इसको तो हम लोगों ने जान लिया कि कोर को क्या बोलते हैं, हमारे सूर्य का पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, और रेडिएटिव जोन इसको विकिरण क्षेत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि कोर से निकली हुई ऊर्जा चारों तरफ फैलती है और विकिरण क्षेत्र का निर्माण करती है। और कन्वेक्टिव जोन इसको क्यों बोलते हैं, देखो इसमें क्या होता है ना कि इसमें गैस से क्या होती है ना कि लगातार गर्म और ठंडी होती है। देखो इसमें गैस जो है, इसमें गैस है लगातार ठंडी और गर्म होती है। कैसे होती है, देखो यहाँ से हमारी क्या हुई, यहाँ से गैस गई, अब जैसे जैसे ये कोर से दूर जा रही है वो क्या हो रही है, ठंडी होती जा रही है, और फिर क्या होगी, ये फिर नीचे आएगी, तो फिर नीचे आएगी तो फिर क्या होगा, गर्म होगा। तो इस तरह एक सर्कुलर कन्वेक्शन करंट बनता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि गैस जैसे जैसे कोर से दूर जा रही है, ठंडी हो रही है, और फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो इस तरह ये सर्कुलर कन्वेक्शन करंट का क्या करती है, फॉर्मेशन करती है। सर्कुलर, सर्कुलर कन्वेक्शन, कन्वेक्शन करंट का क्या करती है, फॉर्म ले लेती है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव जोन बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि यहाँ पर गैसें लगातार ठंडी और गर्म होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ से कोर से जैसे जैसे गैसें दूर जा रही है वो क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, क्योंकि कोर का टेम्परेचर कितना मैंने बताया, 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस। लेकिन फिर जैसे जैसे जाएंगे उधर तो क्या होगा, टेम्परेचर घटता जाएगा, तो ये यही गैस जाती है और फिर ठंडी ठंडी हो जाती है, और फिर क्या आती है, फिर कोर की तरफ आती है, तो यहाँ पर गैसें लगातार गर्म और ठंडी होती है, जिस कारण एक सर्कुलर कन्वेक्शन करंट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्टिव जोन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे सूर्य का आंतरिक मतलब परत हो गया। ठीक है, ये हमारे सूर्य का क्या है, आंतरिक परत है। अब इसके बाह्य लेयर को देख लेते हैं। ठीक है, इसका बाह्य लेयर में क्या आ जाएगा, हमारा कोरोना आ जाएगा, कोरोना आ जाएगा, और फिर क्या आएगा हमारा, फिर कोरोना के बाद आ जाएगा हमारा क्रोमोस्फेयर आ जाएगा, क्रोमोस्फेयर आ जाएगा, क्रोमोस्फेयर आ जाएगा, और फिर क्या आएगा हमारा फोटोस्फेयर। ठीक है, फिर क्या आएगा, फोटोस्फेयर, फिर मैंने क्या बताया कि आपका क्या आएगा, फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर। तो ये इस तरह क्या है, हमारे सूर्य की संरचना है। पहले आपको क्या पढ़ना होगा, कोर पढ़ना होगा, फिर रेडिएटिव जोन को पढ़ना होगा, फिर क्या होगा, कन्वेक्टिव जोन क्या है, फिर कोरोना, कोरोना हमें दिखाई नहीं देता, यह कब दिखाई देता है, ग्रहण के समय दिखाई देता है। ठीक है, और क्रोमोस्फेयर है, और फिर क्या, फोटोस्फेयर है। फोटोस्फेयर ही हमें क्या होती है, दिखाई देती है। ठीक है, यही से हमारी दृश्य से प्रकाश लगातार क्या होती है, निकलती रहती है, जिस कारण हमें फोटोस्फेयर दिखाई देता है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने सूर्य का स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया कि हमारे सन का स्ट्रक्चर क्या है, यानी सूर्य जिसका निर्माण 4.6 अरब वर्ष पश्चात हुआ,
और फिर इसके सतह का टेम्परेचर कितना है 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके कोर वाले भाग का टेम्परेचर कितना है 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो हमारा सूर्य का स्ट्रक्चर है वो कैसे है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने ये देखा। अब हम लोग देखते हैं कि जो सूर्य है और इसके चारों तरफ जो 8 ग्रह है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो आपको प्लानेट मतलब ग्रह किसको बोलते हैं? आपका सूर्य तो क्या है, एक तारा है, तो सूर्य के पास क्या है, अपनी हीट और एनर्जी है। लेकिन ग्रह क्या होते हैं? ग्रह वैसे आकाशीय पिंड होते हैं जिसके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि प्लानेट यानी ग्रह क्या होते हैं जिसके पास अपनी हीट तथा लाइट नहीं होता है। वो हीट तथा लाइट के लिए अपने आसपास के तारों पर डिपेंड करते हैं और उन्हीं का क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे सौर मंडल में सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगा रही है। उसके बारे में देखो उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारा सन है। अब हम लोग 8 ग्रह को बना लेते हैं सौर मंडल को। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका बुध आ जाएगा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मरकरी, बुध। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा शुक्र आ जाएगा, शुक्र, बुध, शुक्र। फिर पृथ्वी, देखो फिर क्या आ जाएगी, हमारी पृथ्वी आ जाएगी, बुध, शुक्र, पृथ्वी। फिर क्या आएगा, मंगल आएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मंगल। फिर क्या आएगा, जुपिटर यानी बृहस्पति आएगा। ठीक है, बृहस्पति, बृहस्पति। फिर क्या आएगा, शनि आएगा, शनि आएगा। फिर क्या आएगा, हमारा अरुण आएगा, अरुण, जिसको इंग्लिश में यूरेनस बोलते हैं। ठीक है, और फिर क्या आएगा, हमारा वरुण आएगा, इसको क्या बोलते हैं, नेपच्यून। तो ये हो गया हमारा। और एक था जो हमारा प्लूटो था, उसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। पहले कितने 9 थे, पहले 9 ग्रह थे, लेकिन अब क्या हो गए, 8 ग्रह हो गए। तो पहला क्या हमें पढ़ना है, बुध के बारे में पढ़ना है, फिर शुक्र के बारे में पढ़ना है, फिर पृथ्वी। पृथ्वी को हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि पृथ्वी से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिर हम लोग मंगल के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे, बृहस्पति के बारे में। सारे ग्रहों को एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन सारे ग्रहों को पहले पढ़े उससे पहले हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, पृथ्वी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के क्या होते हैं, चांसेस बनते हैं। तो पृथ्वी के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बुध को पढ़ेंगे, फिर शुक्र को पढ़ेंगे, फिर मंगल को पढ़ेंगे, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, तो पहले हम लोग अभी स्टार्ट क्या करते हैं, पृथ्वी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ ये 8 ग्रह क्या करिए, अपने कक्षा में चक्कर लगा रही है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अब पृथ्वी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो तो जो हमारी पृथ्वी है, अगर हम लोग अपने अर्थ को पढ़ना स्टार्ट करें, देखो तो जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को अगर बोले तो पृथ्वी का शेप कैसा है, पृथ्वी का शेप कैसा है, तो पृथ्वी जो है ना वो पूरी तरह मतलब बोल सकते हैं कि गोल नहीं है, उसका आकार कैसा है, जियोड है। पृथ्वी का आकार कैसा है, ये जियोड शेप में पाई जाती है। पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोड है। जियोड का मतलब क्या होता है, देखो जियोड, पृथ्वी का आकार कैसा है, आपका जियोड है। जियोड का मतलब क्या होता है, हम समझाते हैं। ठीक है, पृथ्वी का मैंने क्या बताया कि आकार क्या है, जियोड है, यानी यह ध्रुवों पर क्या है, चपटी है, यह ध्रुवों पर क्या है, चपटी है, और विषुवत रेखा पर क्या है, विस्तारित है, यानी यह पूरी तरह क्या है, गोल नहीं है। इसका शेप कैसा है, जियोड है। ठीक है, मैंने बताया कि पृथ्वी का शेप कैसा है, जियोड है, यानी यह विषुवत रेखा पर विस्तारित है और ध्रुवों पर क्या है, चपटी है। देखो यहाँ पर क्या है, चपटी है, लेकिन ये हमारा अगर विषुवत रेखा आ गया, अगर यहाँ पे क्या है, विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा पर आपको विस्तारित हुआ मतलब विस्तारित हुआ दिखेगी। ठीक है, विस्तारित है, यह क्या है, विषुवत रेखा पर विस्तारित है, लेकिन ध्रुवों पर क्या है, चपटी है। तो मैंने क्या बताया कि जो हमारी पृथ्वी है उसका आकार कैसा है, जियोड शेप है। ठीक है, जियोड शेप किसको बोलते हैं, जो ध्रुवों पर चपटी होती है और विषुवत रेखा पर क्या होती है, विस्तारित होती है। ठीक है,
तो मैंने क्या बताया कि हमारे पृथ्वी का आकार कैसा होता है, ये जियोड शेप में है। जियोड शेप का मतलब क्या होता है कि जो ध्रुवों पर क्या है, चपटी है, लेकिन विषुवत रेखा पर क्या है, यह विस्तारित है। ठीक है, यह विषुवत रेखा पर क्या है, विस्तारित है। तो हम लोगों ने तो पृथ्वी का शेप देख लिया कि ये कैसा है, ये जियोड है। ठीक है, अब हम लोग पृथ्वी के गति को देखते हैं, यानी मोशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की दो तरह की गति पाई जाती है, एक घूर्णन और एक प्रकीर्णन। ठीक है, परिक्रमण। ठीक है, तो हम लोग अब पृथ्वी की गति को देखते हैं कि मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, मोशन ऑफ द अर्थ है, मोशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की कितनी गति पाई जाती है, दो गति पाई जाती है। ठीक है, मोशन ऑफ द अर्थ। पहली गति कौन सी है, हमारी पहली घूर्णन गति हो जाएगी। पहली मैंने गति क्या बताया, घूर्णन, जो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है। ठीक है, और जब सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमण या परिभ्रमण भी बोलते हैं। ठीक है, परिक्रमण। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इसको रोटेशन बोलेंगे, इसको रोटेशन। ठीक है, इसको रोटेशन बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि मोशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की गति कितनी होती है। तो पृथ्वी की दो तरह की गति होती है। ठीक है, जिसमें पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, घूम रही है, यानी अपना अक्ष हो गया कि हम यहीं पर क्या करें, अपना ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, और जब पृथ्वी, यहाँ पे सूर्य है और पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ ऐसे ऐसे चक्कर लगा रही, ठीक है, तो उसको क्या क्या बोलते हैं हम लोग, परिक्रमण बोलते हैं। यानी परिक्रमण का मतलब कि ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगी। और घूर्णन का मतलब क्या हो गया कि ये अपने अक्ष पर ही क्या करेगी, ऐसे ऐसे क्या करेगी, रोटेट करेगी। ठीक है, ऐसे ऐसे रोटेट करेगी। तो आपको समझ में आ गया कि घूर्णन क्या है और परिक्रमण क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन गति से क्या क्या घटनाएं होती है और पृथ्वी के परिक्रमण से क्या क्या मतलब घटनाएं होती है। ठीक है, तो देखो पृथ्वी का घूर्णन गति, अगर हम लोग पहला पढ़े कि पृथ्वी का घूर्णन गति क्या है, पृथ्वी का घूर्णन गति। ठीक है, तो पृथ्वी का जो रोटेशनल स्पीड होता है ना, वो विषुवत रेखा पर क्या होता है, अधिक होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पृथ्वी का जो रोटेशनल स्पीड होता है वो कहाँ होता है, मतलब कहाँ पे अधिक होता है। ठीक है, तो पृथ्वी का हम बता दें कि जो हमारी पृथ्वी है इसका जो रोटेशनल स्पीड है वो कहाँ अधिक होता है, विषुवत रेखा पर क्या होता है, अधिक होता है। क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा पर क्या है, पृथ्वी अधिक विस्तारित है। ठीक है, विषुवत रेखा पर जो हमारी पृथ्वी है क्या है, वो अधिक विस्तारित है। तो पृथ्वी का जो घूर्णन गति होता है वो विषुवत रेखा पर क्या होता है, अधिक होता है। पृथ्वी का लिख लो यहाँ पे कि पृथ्वी का घूर्णन गति, पृथ्वी का घूर्णन गति, पृथ्वी का घूर्णन गति विषुवत रेखा पर क्या होता है, हमारी मतलब अधिक होता है। विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर अधिक होता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो पृथ्वी का अधिक होता है, हम क्या बताएं कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का जो कि घूर्णन गति किसको बोलते हैं, जो कि अपने अक्ष पर क्या कर रही है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, तो पृथ्वी का जो घूर्णन गति होता है वो कहाँ अधिक होता है, तो पृथ्वी का घूर्णन गति हमने बताया कि विषुवत रेखा पर अधिक होता है। क्यों, क्योंकि विषुवत रेखा पर यह क्या है, अधिक विस्तारित है। और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो इसका जो रोटेशनल स्पीड है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि पृथ्वी की विषुवत रेखा पर मतलब विषुवत रेखा पर इसका घूर्णन गति अधिक होगा और ध्रुवों पर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो अब हम लोग घूर्णन गति से देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, देखो घूर्णन गति से सबसे पहले क्या होता है, कौन सी घटनाएं होती है, दिन और रात होता है। ठीक है, दिन और रात होता है। पृथ्वी घूर्णन कैसे करी, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है, वेस्ट टू ईस्ट क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या कर रही है, घूम रही है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही क्या होता है, हमारा दिन और रात होता है। और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही क्या होता है, आपको कोरियोलिस फोर्स देखने को मतलब कोरियोलिस फोर्स बोल सकते हैं कि आपका उत्पन्न होता है। ठीक है, अभी
अब ये कोरियोलिस फोर्स है क्या? देखो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हमने क्या बताया कि कोरियोलिस फोर्स क्या है, जो कि हमारे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो हम बोल रहे हैं ना कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण यानी पृथ्वी क्या करिए, अपने अक्ष पर क्या करिए, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करिए, ठीक है। तो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हमारे पृथ्वी पर जितनी भी फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है, यानी जितनी भी हमारे पृथ्वी पर चलायमान वस्तुएं हैं, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है, उनमें विक्षेपण होता है। इस विक्षेपण को ही क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। देखो अगर मान लो कि यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे क्या है, हमारी अर्थ है, और अर्थ है यहाँ पे क्या है, हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर है, ठीक है। तो मैं मान लो कि यहाँ पे हमारी विंड चल रही है, पवन जो कि ऐसे चल रही है, पवन क्या हो रही है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऐसे सीधे जा रही है। लेकिन क्या होगा कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होगा कि एक इसमें विक्षेपण हो जाएगा, और विक्षेपण होगा ना तो ये जो ये विंड है ना, ये सीधे ना जाके क्या हो जाएगी, हमारी नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो पवने होती है वो कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होती है, राइट की तरफ क्या करती है, बैंड कर जाती है। तो मैंने क्या बताया कि कोरियोलिस फोर्स क्या है, जो कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हमारे पृथ्वी पर जितनी भी चलायमान वस्तु है उनमें क्या होता है, हमारा विक्षेपण देखने को मिलता है। यानी जो हमारी पवनें सीधी जा रही थी वो सीधी ना जाके कोरियोलिस फोर्स के कारण, यानी इस पर कोरियोलिस फोर्स लगेगा और इसको क्या कर देगा, थोड़ा सा क्या कर देगा, इसको विक्षेपित कर देगा, ठीक है। तो ये सीधी ना जाके क्या होगी, विक्षेपित हो गई। यानी कोरियोलिस फोर्स के कारण जो हमारी नॉर्थ हेमिस्फीयर में पवने हैं वो राइट की तरफ बैंड कर जाती है, और साउथ हेमिस्फीयर में जो पवने हैं वो लेफ्ट की तरफ बैंड कर जाती है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ बैंड कर जाती है, ठीक है। आपने तो बोला कि आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे राइट भी इधर है और लेफ्ट भी इधर। देखो हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा राइट इधर है, और फिर हम ऊपर से यहाँ पर आ रहे हैं तो हमारा लेफ्ट क्या हो गया, इधर ही हो गया ना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि कोरियोलिस फोर्स क्या है, जो कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हमारे पृथ्वी पर जितनी भी चलायमान वस्तु है उनमें क्या होता है, हमें विक्षेपण देखने को मिलता है, और विक्षेपण के कारण हमारी जो भी वस्तुएं हैं वो क्या हो जाती है, थोड़ा सा मतलब जो ये हमारे पवने हैं जो कि इसको सीधा जाना था, अब ये सीधा ना जाकर इस पर कोरियोलिस फोर्स लगेगा, और कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा, इसको थोड़ा सा क्या कर देगा, ऐसे बैंड कर देगा, ठीक है, यानी मोड़ देगा, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या हुआ, ये हमारी जो पवने हैं वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ बैंड कर जाती है, और साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, लेफ्ट की तरफ क्या कर जाती है, बैंड कर जाती है, ठीक है। तो ये राइट हो गया और ये क्या हो गया, हमारी लेफ्ट हो गया। तो आपको कोरियोलिस फोर्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स क्या है आपको समझ में आ गया होगा। और तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरा होता है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण तीसरा घटना आपको क्या देखने को मिलता है, समीर आपको देखने को मिलेगा कि समीर उत्पन्न होगा, ठीक है, समीर उत्पन्न होगा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रिज। और फिर चौथा क्या होगा हमारा, आपका ज्वार भट्टा देखने को मिलेगा, ठीक है, ज्वार भट्टा, ज्वार भट्टा, ठीक है। ज्वार भट्टा क्या होता है, अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें, देखो यहाँ पे क्या होगा, ज्वार भट्टा, मान लो यहाँ पे क्या हमारी ओशियन है, हम आपको क्या समझा रहे हैं, ज्वार भट्टा। मान लो ओशियन में तो ये नॉर्मल वाटर यहाँ तक है, नॉर्मल वाटर क्या है, यहाँ तक है, हम क्या बता रहे हैं, ज्वार भट्टा। लेकिन क्या होता है कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण मान लो अगर ये हमारा वाटर यहाँ तक ऊपर उठ कर आ गया, इसको क्या बोलते हैं, ज्वार बोलते हैं। और अगर यही पानी ये नीचे तक आ जाए, मैंने क्या बताया कि अगर यही पानी नीचे आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, भट्टा बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है, ज्वार और भट्टा आपको देखने को मिलता है। ज्वार मतलब ये तो मान लो सी लेवल हो गया, ये क्या हो गया हमारा, सी लेवल हो गया, यानी ये नॉर्मल है। लेकिन क्या होगा, जब ज्वार आएगा तो ये जो हमारा समुद्र का पानी है यहाँ तक ऊपर तक आ जाएगा, ठीक है। और जब भट्टा आएगा तो ये क्या होगा, ये जो हमारी समुद्र की पानी है यहाँ से ये नीचे तक आ जाएगा, ठीक है। तो आपको हम लोगों ने ज्वार भट्टा आपको हमने बता दिया कि ज्वार भट्टा क्या है, कोरियोलिस फोर्स क्या है। अब आपको समीर बताना है, ठीक है, कि समीर क्या होता है, ठीक है। ये जो ब्रिज होता है, यानी समीर आपको 4 तरह के देखने को मिलेंगे, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं आपको, समीर, ये समीर क्या होता है, जो कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण आपको क्या होता है, देखने को मिलता है, समीर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ब्रिज। देखो ये क्या होता है ना कि ये 4 तरह का होता है, एक सी ब्रिज होता है, एक लैंड ब्रिज होता है, और एक माउंटेनियन ब्रिज होता है, और एक वैली ब्रिज होता है, ठीक है।
तो हम आपको दो बता दे रहे हैं कि सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज क्या है, जो कि हमारे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज क्या है। ये क्या है, सी ब्रिज, जो कि कब होता है, दिन में आपका बनता है, दिन में। ठीक है, दिन और रात क्यों हो रहा है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हो रहा है। और फिर जो हमारा लैंड ब्रिज है, लैंड ब्रिज वो कब बनता है, आपका रात में बनता है। ठीक है, रात में। अब ये कैसे बनता है हम बता रहे हैं। ठीक है, देखो ये क्या हो गई, हमारी लैंड हो गई, और ये क्या हो गया, हमारा सी हो गया। ठीक है, सी यानी ओशियन। यहाँ पर भी एक ऐसा ही फिगर ले लो, ये क्या हो गई, हमारी ओशियन हो गई, और ये क्या हो गया, हमारा लैंड पार्ट हो गया। तो देखो हमने क्या बताया कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ब्रिज यानी समीर उत्पन्न होते। तो होता क्या है ना कि देखो ये सी ब्रिज कब बनता है, आपका दिन में बनता है। तो दिन में क्या होता है, एक ना आप एक की पॉइंट समझ लो कि जो हमारा लैंड होता है, यानी जो हमारा लैंड पार्ट होता है, जो लैंड पार्ट होता है वो क्या होता है ना कि जल्दी गर्म हो जाएगा। जो हमारा लैंड पार्ट यानी जो हमारा भूमि है वो क्या होगा, जल्दी गर्म होगा और जल्दी क्या होगा, ठंडा होगा। ठीक है, जल्दी ठंडा होगा। तो जो हमारा लैंड पार्ट है वो क्या होगा, जल्दी गर्म होगा और जल्दी ठंडा होगा। लेकिन जो हमारा वाटर है, वाटर क्या होता है, यह देर से गर्म होता है और देर से क्या होता है, ठंडा होता है। वाटर के देर से गर्म होने का कारण क्या है, क्योंकि वाटर जो है वो मूविंग स्टेट में है, मतलब कि ये क्या हो रहा है, गतिमान है। लेकिन जो हमारा लैंड है वो क्या है, स्थिर है। तो वाटर देर से गर्म होता है, देर से गर्म होता है। ठीक है, देर से गर्म होता है और देर से क्या होता है, ठंडा ठंडा होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो वाटर है वो देर से गर्म होता है और देर से क्या होता है, ठंडा होता है। ठीक है, तो ये हमारे दिन में क्या होगा कि दिन में क्या है, हमारे सूर्य देवता है। तो जो सूर्य देवता है तो दिन में क्या होगा कि दिन में जो हमारा लैंड पार्ट है, लैंड पार्ट ये तो क्या होगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका लो प्रेशर बन जाएगा। लो प्रेशर क्यों बनेगा, क्योंकि यह सूर्य ताप को अधिक प्राप्त करेगा और यहाँ का यहाँ की जो हवाएं हैं वो भी सूर्य ताप को अधिक प्राप्त करके गर्म होगी, और गर्म हवाएं कहाँ हल्की होकर ऊपर उठती है। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा ओशियन वाला पार्ट है, ये यहाँ पर अभी भी क्या है, मतलब ये अभी भी क्या है, ठंडा है। तो यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर है। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि जो हवाएं होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है, मैंने एटमॉस्फेयर का और विंड सिस्टम का सारा वीडियो बना दिया, अपलोड हो जाएगा, आप देख लीजिएगा, उसमें सारे बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो हमारी पानी है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे दिन के कारण हो रहा है। ठीक है, तो दिन में क्या हुआ, हमारे सूर्य देवता है, दिन में क्या हुआ, हमारा जो लैंड पार्ट है वो क्या होता है, जल्दी गर्म होता है और गर्म होकर यहाँ की हवा ऊपर जाती है और यहाँ पर क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है। लेकिन समुद्र है वो जल्दी नहीं गर्म होता है, वो देर से गर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हाई प्रेशर है। तो हवाएं कहाँ चलती है, कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है, तो आप लोगों ने समुद्री इलाकों में जितने भी हमारे समुद्र के किनारे शहर है वहां पे आप लोगों ने देखा होगा कि औसत टेम्परेचर रहता है। क्या रहता है, औसत तापमान रहता है। क्यों, क्योंकि हमारा जैसे ही 12 बजता है, यानी 12 बजता है, जैसे ही हमारा ये जो हमारा लैंड वाला पार्ट है ये गर्म होना स्टार्ट होता है, तैसे ही हमारे समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं चल देती है। क्यों, हमारे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। ठीक है, क्योंकि दिन और रात हो रहा है ना, तो ये मौसम क्या हो रहा है, बदल रहा है। लेकिन जब रात होगा तो रात में क्या हो जाएगा, यहाँ पे चंदा मामा आ जाएंगे, तो रात में क्या होगा ना कि ये जो हमारा लैंड वाला पार्ट है ये क्या होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो जल्दी ठंडा होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका हाई प्रेशर बन जाएगा। लेकिन ये अभी भी क्या है, गर्म है, तो यहाँ पे क्या हाई प्रेशर है। तो फिर रात में क्या होता है ना कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो रात में क्या होता है कि हवाएं हमारे जमीन से समुद्र की ओर चल जाती है, यानी स्थल से समुद्र की ओर चल जाती है रात में। और दिन में क्या होता है कि हमारी हवाएं समुद्र से कहाँ चलती है, स्थल की ओर चलती है। तो ये होता है हमारा समीर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोगों ने देख लिया कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या क्या होता है, दिन रात होता है, कोरियोलिस फोर्स लगता है, कोरियोलिस फोर्स लगता है। आपको मैंने कोरियोलिस फोर्स भी समझा दिया कि वो क्या है। ठीक है, और हमने समीर को भी बता दिया और ज्वार भट्टा क्या है, इतने सारे को हमने बता दिया। अब हम लोग देखते हैं परिक्रमण के कारण क्या क्या होता है पृथ्वी का परिक्रमण गति, पृथ्वी का परिक्रमण
ठीक है, पृथ्वी का परिक्रमण। परिक्रमण से क्या क्या होता है, दिन और रात की अवधि क्या होती है, बड़ा होता है। दिन रात की अवधि बड़ा या छोटा होता है। ठीक है, बड़ा या छोटा होना, दिन रात की अवधि का बड़ा या छोटा होना किस कारण होता है, परिक्रमण गति के कारण होता है। और दूसरा का क्या होता है, ऋतुओं का परिवर्तन। हमारी ऋतुएं जो है वो क्यों परिवर्तित होती है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण। ऋतुओं का परिवर्तन, ठीक है, ऋतुओं का परिवर्तन। ठीक है, तो हम लोगों ने पृथ्वी का घूर्णन गति देख लिया, अब हम लोगों ने पृथ्वी का परिक्रमण गति देख लिया। अब ये क्या है कि इसके कारण क्या होता है, दिन और रात की अवधि बड़ा या छोटा होता है, और इसके कारण क्या होता है, ऋतुओं का क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ पृथ्वी और सूर्य के बीच में कुछ कुछ घटनाएं पाई जाती है, मतलब कुछ कंडीशन पाए जाते हैं, उसको देखते हैं। देखो, जो हमारा, आपको एक डेट याद रखना होगा कि 21 जून को, यानी 21 जून को क्या होता है कि जो हमारा सूर्य होता है, सूर्य कर्क रेखा पर, मतलब लंबवत, मतलब सीधा पड़ता है। ठीक है, सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है। ठीक है, इसको हम फिगर से भी समझाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, 21 जून और 22 दिसंबर को क्या होता है, हमारे 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य हमारे मकर रेखा पर आ जाता है। सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में चला जाता है, और 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य मकर रेखा पर यानी साउथ हेमिस्फीयर में आ जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग और एक और डेट याद रख लेना, 21 मार्च और एक 23 सितंबर। इस दिन सूर्य क्या होता है, विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इस दिन सूर्य विषुवत रेखा पर क्या होता है, लंबवत चमकता है। विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। ठीक है, जिस कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक है, अब इसको हम लोग फिगर में देखते हैं। ठीक है, कि 21 जून को जो है हमारा सूर्य कर्क रेखा पर यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर पर सीधा चमकता है, और 22 दिसंबर को क्या होता है कि जो हमारा सूर्य है वो साउथ हेमिस्फीयर यानी मकर रेखा पर आ जाता है, और 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, हमारा सूर्य विषुवत रेखा पर क्या होता है, लंबवत चमकता है। ठीक है, इसको फिगर में देखो यहाँ पे क्या है, हमारा सन है, यहाँ पे क्या है, हमारे सन है, और पृथ्वी जो कि सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, घूम रही है। तो इस यहाँ पे क्या बनता है, 4 कंडीशन बनता है। देखो, पृथ्वी क्या है, जो कि हमारे सूर्य की तरफ क्या कर रही है, चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ये क्या हो गया, हमारा कर्क रेखा हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा मकर रेखा हो गया, ये आपका विषुवत रेखा हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा जो सूर्य है वो 21 जून को कहाँ सीधा चमकता है, कर्क रेखा पर। ठीक है, ये क्या है, हमारा 21 जून है, 21 जून को ये कहाँ चमक रहा है, कर्क रेखा पर, और 22 दिसंबर को कहाँ आ जाता है, मकर रेखा पर। ठीक है, 22 दिसंबर को कहाँ आ गया, मकर रेखा पर आ गया। ठीक है, और ये क्या होता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, ये क्या हो गया हमारा, 21 मार्च हो गया, 21 मार्च और 23 सितंबर को ये विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है, 23 सितंबर। तो हम लोगों ने 4 कंडीशन को देखा। देखो कि 21 जून को सूर्य हमारा कहाँ चल जा रहा है, कर्क रेखा पर चला जा रहा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, जिस कारण अब 21 जून को देखो क्या होगा, अब 21 जून को हमारा कहाँ आ रहा है सूर्य, 21 जून को सूर्य कहाँ आ जा रहा है, हमारा कर्क रेखा पर आ जा रहा है। ठीक है, तो अब इस दिन होगा क्या, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो 21 जून को कहा है हमारा सूर्य कर्क रेखा पर, ये क्या हो गया, हमारा इक्वेटर हो गया, ये क्या हो गया 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा। ठीक है, और ये क्या हो गया 20 हाफ एंड नॉर्थ 20
देखो ये क्या हो गया 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा मक्का रेखा हो गया। और फिर आपको क्या मिलेगा 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री क्या मिलेगा आपको साउथ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, ठीक है। इसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलते हैं आर्कटिक सर्कल और 66.5 डिग्री साउथ को क्या बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल। तो हमने क्या बताया कि जो हमारा जो सूर्य है वो क्या होता है ना कि 21 जून को कर्क रेखा पर चला जाता है, ठीक है। यानी हमारा सूर्य कहाँ आ गया 21 जून को, कहाँ आ गया 21 जून को, कहाँ आ गया हमारे कर्क रेखा पर क्या आ गया ये मतलब पड़ रहा है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि 21 जून को ना हमारे आर्कटिक सर्कल पर, मैंने क्या बताया कि इसको याद कर लेना अच्छे से कि 21 जून को हमारे आर्कटिक सर्कल पर 24 घंटे की क्या होगी दिन होगी। लेकिन वहीं आप अगर साउथ हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल के पास आओगे तो क्या होगा कि 24 घंटे की क्या होगी रात होगी। तो मैंने बताया कि 21 जून को क्या होता है हमारा सूर्य कर्क रेखा पर सीधा लंबवत चमकता है, ठीक है। तो इस दिन क्या होगा कि जो हमारा आर्कटिक सर्कल है आर्कटिक सर्कल पर 24 घंटे की क्या होगी दिन होगी और अंटार्कटिक सर्कल पर क्या होगा 24 घंटे का रात होगा। तो अगर मैं आपसे एक पूछूं बात कि क्या होता है इसमें, देखो ये क्या हो गई, देखो ये हमारी क्या हो गई पृथ्वी हो गई और हम लोग 21 जून वाला पढ़ रहे हैं। ये क्या हो गया हमारा इक्वेटर हो गया, ठीक है 0 डिग्री। और ये क्या है हमारी लैटिट्यूड्स है, लैटिट्यूड्स है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और यहाँ पे क्या है हमारा आर्कटिक सर्कल है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे आपका लैटिट्यूड्स है और फिर नीचे क्या आ जाएगा हमारा अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि 21 जून को यहाँ पे आर्कटिक सर्कल पे ना आपका 24 घंटे का क्या होगा दिन होगा। यहाँ पे आर्कटिक सर्कल पे क्या होगा 24 घंटे का दिन होगा। और यहीं पे आप अगर नीचे आ जाओगे तो 24 घंटे की क्या होगी जून में रात, यानी 24 घंटे की रात होगी, ठीक है। तो आप अगर 21 जून को विषुवत रेखा से आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे क्या होगा दिन की अवधि क्या होगा बढ़ता जाएगा, दिन की अवधि बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप विषुवत यानी जैसे जैसे आप आर्कटिक सर्कल से नीचे की तरफ आओगे क्या 21 जून को जैसे जैसे आप आर्कटिक सर्कल से नीचे की तरफ आओगे तो क्या हो गया दिन की अवधि क्या हो रहा है घटता जा रहा है। तभी तो हमारे 21 जून को अंटार्कटिक सर्कल पे क्या हो रहा है 24 घंटे की रात हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोग आर्कटिक सर्कल से जैसे जैसे हम लोग दूर आते जा रहे हैं वो क्या हो रहा है दिन की अवधि क्या हो रहा है छोटा होता जा रहा है, ठीक है। दिन की अवधि क्या हो रहा है घटता जा रहा है। लेकिन जैसे हम लोग विषुवत रेखा से ऊपर आर्कटिक सर्कल की तरफ जा रहे हैं किस दिन 21 जून को तो क्या होगा हमारा दिन का अवधि बढ़ता जाएगा और आपको आर्कटिक सर्कल पर क्या मिलेगा 24 घंटे की दिन मिलेगी। तो हमारा यूपीएससी 2024 में इस बार क्वेश्चन आया था कि 21 जून को मतलब कौन कौन से आपका रेखाओं पर 12 घंटे से अधिक दिन होगा। यानी आपका एक ऑप्शन दे दिया था आर्कटिक सर्कल और एक हमारा विषुवत रेखा दिया था। तो विषुवत रेखा तो होगा नहीं, एक कर्क रेखा दिया था तो एक कर्क रेखा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा आर्कटिक सर्कल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा पे तो हमारा सूर्य लंबवत पड़ रहा है तो उस पे तो हमारे 12 घंटे का दिन मतलब होगा ही होगा। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की जाएंगे तो दिन की अवधि क्या होगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 21 जून को। अब 21 जून को क्या होता है ना कि हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है कि बड़ा दिन करता है। 21 जून को क्या होता है हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में बड़ा दिन होगा, बड़ा दिन होगा और रातें क्या होंगी छोटी होंगी, ठीक है। रात क्या होगा छोटा होगा। जैसे हमारे यहाँ गर्मी आती है जून में तो क्या होती है दिन क्या होता है बड़ा होने लगता है और रातें क्या होती है छोटी होती है, ठीक है। और वहीं पे आप अगर साउथ हेमिस्फीयर में चले जाओ यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले जाओ तो क्या होगा वहां पे ठंडा रहेगा जून के माह में, ठीक है। तो वहां पे रात क्या होगा बड़ा होगा, रात क्या होगा बड़ा होगा लेकिन दिन क्या होगा छोटा होगा, दिन क्या होगा छोटा होगा। तो हम लोगों ने 21 जून
वाले मतलब केस को देख लिया कि 21 जून को क्या होगा, हमारा सूर्य कर्क रेखा पर क्या होगा, लंबवत पड़ेगा। और जैसे ही सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगा उस दिन क्या होगा कि जो हमारा आर्कटिक सर्कल है वहां पे क्या होगा, 24 घंटे की क्या होगी, दिन होगी। और वहीं पे अंटार्कटिक सर्कल पे यानी साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, हमारा 24 घंटे की क्या होगी, रात होगी। तो मैंने बताया कि 21 जून को यानी जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से आर्कटिक सर्कल के पास जाओगे दिन की अवधि क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आप आर्कटिक सर्कल से दूर आते जाओगे साउथ हेमिस्फीयर की तरफ, दिन की अवधि क्या होगा, घटता चला जाएगा। तभी तो अंटार्कटिक सर्कल पर क्या हो रहा है, 24 घंटे की क्या हो रही है, रात हो रही है। ठीक है, अब 21 जून को तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग देखते हैं 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर, ठीक है, 22 दिसंबर क्या है, देखो 22 दिसंबर क्या है, 22 दिसंबर को क्या होता है कि जो हमारा सूर्य है वो कहाँ आ जाता है, अब साउथ हेमिस्फीयर में आ जाता है। ठीक है, यानी आपका जो सूर्य है वो मकर रेखा पर चला जाता है, तभी हमारे यहाँ क्या होती है, ठंडी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो सूर्य क्या होता है, मकर रेखा पर चला जाता है। जो हमारा सूर्य है मकर रेखा पर चला जाता है। ठीक है, हमने क्या बताया कि हमारे यहाँ 22 दिसंबर को क्या होता है, ठंडी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वहीं पे आप अगर साउथ हेमिस्फीयर में चले जाओ ऑस्ट्रेलिया की तरफ, तो 22 दिसंबर में क्या होगा, वहां गर्मी आएगी। क्यों, क्योंकि वहां सूर्य अब क्या हो रहा है, मकर रेखा पर क्या हो रहा है, लंबवत पड़ रहा है। देखो यहाँ पर सूर्य क्या हो रहा है, मकर रेखा पर क्या हो रहा है, लंबवत पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है, हो गया हमारा इक्वेटर हो गया 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कर्क रेखा हो गया। और यहाँ पे क्या होगा, हमारा मकर रेखा हो गया। ठीक है, तो अब हमारा 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ आ जा रहा है, हमारे मकर रेखा पर आ जा रहा है। ठीक है, सूर्य कहाँ आ जा रहे हैं, मकर रेखा पर। देखो यहाँ पे अब हमारे सूर्य आ गए। ठीक है, तो मैंने बताया कि 22 दिसंबर को क्या होगा, सूर्य हमारे मकर रेखा पर आ जाएगा। तो अब सेम वही मतलब थोड़ा सा इसका उल्टा हो जाएगा। देखो सूर्य अगर हमारा मकर रेखा पर आ गया तो अब 22 दिसंबर को क्या होगा कि 22 दिसंबर को अब आर्कटिक सर्कल पर 24 घंटे की रात होगी और अंटार्कटिक सर्कल पर क्या होगा, हमारे 24 घंटे की दिन होगी। क्यों, क्योंकि हमारा सूर्य अब साउथ हेमिस्फीयर में आ गया है, मकर रेखा पर आ गया है, जिस कारण क्या होगा अब यहाँ पे 24 घंटे की अंटार्कटिक सर्कल पर क्या होगा, दिन होगा। और वहीं पे आप आर्कटिक सर्कल पे चले जाओगे 24 घंटे की क्या होगी, रात होगी। क्यों, क्योंकि हमारा सूर्य कहाँ आ गया, हमारे मकर रेखा पर आ गया। ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर में। इतना सबको समझ में आ गया। अब 22 दिसंबर को क्या होगा कि जो हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा, दिन छोटा होगा। दिन क्या होगा, छोटा होगा, हमारे यहाँ ठंड आ जाएगी। और फिर क्या होगा, रात क्या होगा, बड़ा होगा। क्या, रात बड़ा होगा। और अगर आप साउथ हेमिस्फीयर में चले जाओगे इसी टाइम पे, तो साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा कि साउथ हेमिस्फीयर में देखो, साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा कि दिन क्या होगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। दिन क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, दिन बड़ा हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में आप 22 दिसंबर में जाओगे तो क्या होगा, वहां दिन क्या होगा, बड़ा होगा और रात क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर अब गर्मी आ जाएगी। वहां पर सूर्य मकर रेखा पर क्या हो रहा है, लंबवत चमक रहा है। तो ये हमने तो पृथ्वी के कुछ कुछ कंडीशन पाए जाते हैं उनको हम लोगों ने देख लिया। देखो क्या हमने देखा कि 21 जून को हमारा जो सूर्य है वो कहाँ है, कर्क रेखा पर चला जाता है। और 22 दिसंबर को हमारा सूर्य मकर रेखा पर आ जाता है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारा जो सूर्य है वो विषुवत रेखा पर क्या होता है, लंबवत चमकता है। अब इस दिन क्या होता है ना कि हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर तथा साउथ हेमिस्फीयर में दिन की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। यानी 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात होगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सारे पृथ्वी के बारे में जो भी हमारे कॉन्सेप्ट थे उनको हम लोगों ने क्या कर लिया, देख लिया। हमने देखा था फिर मोशन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की दो तरह की गति होती है, घूर्णन और परिक्रमण। जिसमें हम लोगों ने देखा कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण कौन कौन से हमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो पहला क्या हमारा दिन और रात होता है, और दूसरा क्या हमारा कोरियोलिस फोर्स आपको देखने को मिलता है, तीसरा क्या आपको समीर देखने को मिलेगा, और फिर क्या होगा, ज्वार भट्टा। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या देखा कि पृथ्वी का परिक्रमण यानी पृथ्वी के परिक्रमण के कारण क्या होता है, दिन रात की अवधि बड़ा या छोटा होता है और ऋतुओं का परिवर्तन होता है। और फिर हमने कुछ पृथ्वी के कंडीशन को देखा कि 21 जून को ये सारे हम लोगों ने क्या कर लिया, देख लिया। देखो ये सब क्या कर लिया हम लोगों ने, देख लिया। ठीक है,
अब हम लोग हमारे अपने 8 जो ग्रह हैं उनके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा, ये बुध और शुक्र और मंगल और बृहस्पति शनि अरुण वरुण के बारे में क्या कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा बुध है, अगर हम बुध को बोले तो बुध जो है, देखो बुध जो है हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध क्या है, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे करीब का क्या है, ग्रह है। यह सूर्य का चक्कर 88 दिन में क्या करता है, एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, तो मैंने बुध के बारे में क्या बताया कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, हमारा बुध है, और सूर्य का सबसे करीब का ग्रह कौन सा है, बुध है। और बुध पर क्या होता है ना कि इस पर एटमॉस्फेयर यानी इस पर इसका वायुमंडल इस पर नहीं पाया जाता। जैसे हमारे पृथ्वी पर क्या पाया जा रहा है, वायुमंडल पाया जा रहा है, गैसों का लेयर पाया जा रहा है, लेकिन हमारे बुध पर क्या होता है ना कि एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता, जिस कारण क्या होता है कि यहाँ पर आपको टेम्परेचर डिफरेंस बहुत अधिक देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि देखो दिन में यहाँ पे क्या होता है ना कि डे में 420 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि बुध पर टेम्परेचर डिफरेंस बहुत अधिक देखने को मिलता है। यहाँ पर दिन में 420 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और वही आप रात में चले जाओगे तो रात में क्या हो जाएगा, -180 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। दिन में तो जितना भी सूर्य का प्रकाश आया तो ये अपने मतलब गर्म हुआ तो 420 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है। लेकिन जैसे ही रात आता है तो रात में क्या होता है कि सारी जो ऊर्जा होती है वो फिर वापस चली जाती है, तो फिर वही आप वापस से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो -180 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, इसका रात का टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, और बुध के एक भी क्या है, उपग्रह नहीं है। क्यों, क्योंकि यह सूर्य के करीब है, तो सूर्य ने इनके इस बुध के उपग्रह को क्या कर लिया, अपने में निगल लिया है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो हमारा बुध है जो कि हमारे सौर मंडल का क्या है, सबसे छोटा ग्रह है, और यह सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, और यह सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगा लेता है, और यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस आपको बहुत अधिक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे बुध को लेकर कुछ मिशन भेजे गए हैं। ठीक है, नासा द्वारा कुछ बुध को लेकर क्या भेजे गए, मिशन भेजे गए। पहले मिशन का नाम क्या है, पहले मिशन का नाम है आपका, देखो पहले हमारे बुध ग्रह की जानकारी मतलब उसके सतह के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ मिशन भेजे गए। पहले मिशन का नाम क्या है, मेरिनर। ठीक है, ये किसके द्वारा भेजा गया था, नासा द्वारा भेजा गया था। दूसरे मिशन का नाम क्या है, मैसेंजर। ठीक है, और हाल ही में एक और मिशन भेजा गया था, उसका नाम क्या है, बेपी कोलंबो मिशन। ठीक है, बेपी कोलंबो मिशन। ठीक है, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि मतलब कौन सा मिशन किस ग्रह से रिलेटेड है। तो बेपी कोलंबो मिशन ये किसके द्वारा भेजा गया था, यूरोपीय स्पेस एजेंसी प्लस जक्सा द्वारा। जक्सा किसके स्पेस एजेंसी का नाम है, जापान का नाम है। ये किसके द्वारा भेजा गया था, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जक्सा द्वारा। ठीक है, बेपी कोलंबो मिशन। ठीक है, बेपी कोलंबो मिशन ये किसके द्वारा भेजा गया था, यूरोपीय स्पेस एजेंसी प्लस जक्सा। जक्सा किसके स्पेस एजेंसी का नाम है, जापान का। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि बुध के सतही फीचर्स को जानने के लिए हमारे नासा द्वारा 2 मिशन भेजे गए, जिसका नाम क्या है, पहले का नाम है मैरिनर और दूसरे का नाम क्या है, मैसेंजर। ठीक है, और फिर हाल ही में अभी 10-15 दिन हो रहा है जिसको भेजा गया है बेपी कोलंबो मिशन को। किसने भेजा है, यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जक्सा ने। ठीक है, अब हम लोग शुक्र के बारे में थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा शुक्र है वो हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, और यह सबसे चमकीला ग्रह है। शुक्र को ना पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि जो हमारा शुक्र है वो आकार और काफी कुछ में ना पृथ्वी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो हम लोग शुक्र को क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। देखो जो शुक्र है, शुक्र का अगर बोले तो हम लोग घूर्णन गति जो इसका रोटेशनल स्पीड है वो बहुत ही क्या है, धीमा है। यह क्या करता है कि 243 दिन में अपना क्या करता है, यह 243 दिन में
अपना एक चक्कर लगाता है, यानी अपना इसका रोटेशनल स्पीड है वो कितना है, बहुत ही धीमा है, या अपने अक्ष पर 243 दिन में क्या करता है, चक्कर लगाता है। और इसका जो परिक्रमण है, यानी ये सूर्य का चक्कर भी क्या करता है, 243 दिन में ही लगाता है। तो शुक्र ग्रह का क्या होता है ना कि घूर्णन गति और परिक्रमण गति क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और शुक्र का भी एक भी उपग्रह नहीं पाया जाता है। अब भारत क्या कर रहा है, भारत एक शुक्रयान मिशन को क्या कर रहा है, भेजने की क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है। ठीक है, अभी तैयारियां क्या हो रही, चल रही है। इसको 2028 या 30 में भेजा जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि शुक्र जो कि हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, और सबसे बोल सकते हैं कि, और यह क्या करता है ना कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, यानी यह सूर्य के पश्चिम से पूरब नहीं घूमता है, ये पूरब से पश्चिम घूमता है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम लोगों ने पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया है, अब हम लोग मंगल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब मंगल क्या है कि मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि मंगल पे हमारे आयरन ऑक्साइड की क्या होती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ के मिट्टियों में क्या होती है, आयरन ऑक्साइड की क्या होती है, अधिकता होती है, जिस कारण ये क्या होती है, रेड दिखती है। इसको क्या बोलते हैं, लाल ग्रह। अब जो हमारा मंगल है, मंगल पर अगर बोले ना, तो मंगल पर क्या हो रही है, जीवन की संभावना की जा रही है। ठीक है, तो जो हमारा मंगल है वो पूरी तरह क्या है, एक डेजर्ट है, यानी रेतीला भाग है। ठीक है, यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, रेत पाए जाते हैं, और वो भी क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, और जो मंगल है ना, यहाँ पे जो हमारा वातावरण, यानी जो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एटमोस्फेयर है, वातावरण क्या है, वातावरण विरल है। विरल का मतलब क्या है, पतला है। ठीक है, वातावरण क्या है, विरल है, विरल है। इसके वायुमंडल में क्या है ना कि CO2 96% पाया जाता है। देखो CO2 क्या है ना कि 96% पाया जाता है, और बाकी 4% में सभी गैसें पाई जाती है, जैसे हमारा नाइट्रोजन हो गया, फिर से आर्गन हो गया, और फिर से क्या हो सकता है, मीथेन हो गया, और फिर क्या हमारा जल वाष्प है। ठीक है, तो ये 96% तो यहाँ पे CO2 पाया जाता है, लेकिन फिर नाइट्रोजन, आर्गन, मीथेन, जल वाष्प ये कितने हैं, 4% है। ठीक है, तो हमने क्या क्या बताया कि हमारी मंगल जो कि क्या है, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की क्या है, मात्रा अधिक है। ठीक है, और यह क्या है, रेतीला है, रेतीला है, यानी कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, और इसका जो वातावरण है वो क्या है, विरल है, यानी पतला है। ठीक है, और यहाँ पर CO2 96% पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बृहस्पति के बारे में। ठीक है, बृहस्पति, तो देखो जो बृहस्पति है वो हमारे सौर मंडल का क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका गुरुत्वाकर्षण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में ना कुछ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, हमारे मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं, कुछ क्षुद्र ग्रह पाई जाती है, इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, अब ये जो हमारा बृहस्पति है ना, इन क्षुद्र ग्रहों को अपनी तरफ क्या करता है, खींच कर रखता है। क्यों, क्योंकि अगर ये क्षुद्र ग्रहों को अपनी तरफ खींच कर नहीं रखेगा, तो ये जितनी भी क्षुद्र ग्रह हैं ये क्या होंगे, या तो मंगल पे आएंगी या तो पृथ्वी पर आएंगी, और पृथ्वी पर आएंगी तो क्या होगा, हमारा जीवन क्या हो जाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो पृथ्वी यानी बृहस्पति क्या है, हमारे सौर मंडल का सबसे क्या है, बड़ा ग्रह है, और यह क्या करता है, इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत क्या है, ज्यादा है, जिस कारण यह क्षुद्र ग्रहों को अपनी तरफ क्या करता है, खींच कर रखता है। ठीक है, और जो बृहस्पति है वो अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन करता है, यानी जो बृहस्पति है वो 9.5 घंटा में क्या करता है, अपना जो घूर्णन है, यानी जो अपना घूर्णन गति वो पूरा कर लेता है। और यह सूर्य का चक्कर कितने वर्ष में लगाता है, 12 वर्ष में लगाता है। ठीक है, और हम अगर मंगल को बताएं कि मंगल सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो ये 687 दिन लगाता है। ठीक है, 687 दिन में क्या करता है, सूर्य का एक चक्कर लगाता है, और अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है 24.6 घंटे में। ठीक है, यानी पृथ्वी से मिलता जुलता है। ठीक है, और इसका जो दिन है वो क्या हो गया, पृथ्वी का दोगुना हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि जो बृहस्पति है वो अपने अक्ष पर सबसे तेज घूर्णन गति करती है 9.5 घंटे में, और यह सूर्य का एक चक्कर 12 वर्ष में लगाती है। ठीक है, अब क्या हो गया, हमारे शनि हो गया। शनि का क्या होता है कि इसका घनत्व सबसे कम है। ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है, 7 छल्ले पाए जाते हैं। छल्ले क्या होते हैं, जो कि छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े हैं, जो कि इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या, और इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा शनि है
यह सबसे क्या है, कम घनत्व वाला ग्रह है। और ये जो है ना, इसके 146 क्या पाए जाते हैं, उपग्रह पाए जाते हैं। और बृहस्पति के उपग्रह का क्या नाम है, अगर हम बृहस्पति के उपग्रह का नाम पूछे तो इसका क्या उपग्रह है, गैनीमेड है, क्लिस्टो है और यूरोपा है। ठीक है, बृहस्पति के ग्रहों अगर उपग्रहों का नाम हम पूछे तो क्या है, गैनीमेड, क्लिस्टो और यूरोपा। ठीक है, और हमारे शनि का सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है, टाइटन। और जो हमारा मंगल है इसके भी 2 उपग्रह, उसका नाम क्या है, फोबोस, फोबोस, फोबोस और डिमोस। ठीक है, डिमोस। तो हमने इसके उपग्रहों के नाम बता दिए कि मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, और बृहस्पति का गैनीमेड, क्लिस्टो, यूरोपा। बहुत सारे हैं लेकिन सबका याद रखना क्या है, जरूरी नहीं है। ठीक है, और शनि के कितने, 146 उपग्रह, जिसमें इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन है। ठीक है, टाइटन। और इसके क्या है, 7 छल्ले। और जो शनि है इसका क्या होता है, सबसे यह कम घनत्व वाला ग्रह है। और जो हमारा अरुण है यह क्या है, ठंडा ग्रह है। इसको क्या बोलते हैं, आइसी हट बोलते हैं। यह क्या है, क्योंकि ठंडा है तो इसको इसलिए क्या बोलते हैं, आइसी हट। ठीक है, ठीक है। और इसका रंग क्या होता है, नीले रंग का होता है। क्यों, क्योंकि इस पर मीथेन की अधिकता होती है। इस पर क्या होता है, मीथेन गैस क्या होता है, अधिक पाया जाता है, जिस कारण ये कैसा दिखता है, नीला दिखता है। और यह क्या है ना कि ठंडा है, इस कारण इसको क्या बोलते हैं, आइसी हट। ठीक है, और वरुण, वरुण जो कि हमारे सौर मंडल का अंतिम ग्रह है और सबसे दूर का क्या है, ग्रह है। इसका भी रंग क्या होता है, नीला होता है। इसका भी रंग क्या होता है, नीला होता है। और यह सूर्य का एक चक्कर 165 वर्ष में लगाता है। ठीक है, 165 वर्ष में। और इसका जो घूर्णन गति है वो कितना है, 16 घंटे, 16 घंटे। ठीक है, और हम शनि का बता दे रहे हैं कि शनि सूर्य का एक चक्कर कितने वर्ष में लगा लेता है, तो 29 वर्ष में। देखो 29 वर्ष में शनि क्या करता है, सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने सारे ग्रहों के बारे में पढ़ लिया कि बुध क्या है, शुक्र क्या है, पृथ्वी क्या है, मंगल क्या है, और बृहस्पति क्या है, शनि क्या है, अरुण क्या है, वरुण क्या है। ठीक है, और इसके बीच में मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट। इन क्षुद्र ग्रहों को बृहस्पति क्या करता है, अपनी तरफ खींच कर रखता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हमने आज क्या क्या पढ़ लिया कि सूर्य क्या है, पृथ्वी क्या है, और इसके चारों तरफ जो 8 ग्रह हैं उसके बारे में हम लोगों ने क्या किया है, आज पढ़ा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को मिलते हैं, जय हिंद, अगले वीडियो में।